बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर जो है ये एमकॉम का लास्ट पोर्शन जो है कैपिटल बजटिंग के बारे में जो है कि फर्म कब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है और किस बुनियाद पे वो डिसीजन लेती है। तो फर्म ने कैपिटल जो सप्लाई प्राइस है उसको उसने ज़हन में उसने उसकी इवैल्यूएशन और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न है उस कैपिटल से जो वो परचेज करने जा रही है, तो दो चीज़ों को उसने उसका इवैल्यूएशन करनी होती है। यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या जितनी भी उसकी एक्सपेक्टेड एज है उस कैपिटल की, उससे जितनी उसको इनकम हासिल होएगी वो वाली इनकम, और इसकी जो सप्लाई प्राइस है जो वो परचेज़ कर रहा है, इन दोनों की अगर इक्वलिटी हो जाएगी तो फिर तो डेफिनेटली दिस इज़ ऑप्टिमल सिचुएशन कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा। और अगर जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी जो एक्सपेक्टेड जो उसकी इनकम है उस कैपिटल से जो वो परचेज़ कर रहा है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, अगर वो जो सप्लाई प्राइस या उसकी जो परचेजिंग प्राइस है उस कैपिटल की उससे ज़्यादा हो जाएगी, फिर भी डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर जो उसकी इन्वेस्टमेंट से जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो अगर जो है कम होगी इसकी सप्लाई प्राइस से, कैपिटल की परचेजिंग प्राइस से, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस को शो करता है और फिर फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेगी। तो ये सारा जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, उसके बाद जो फ्लो ऑफ कैपिटल है उसकी एस्टिमेशन, और इसका जो प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग का, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। कैपिटल बजटिंग इज़ अ कंपनीज फॉर्मल प्रोसेस used for evaluating potential expenditures or investment that are significant in amount. It involves the decision to invest the current funds for addition, disposition, modification or replacement of fixed assets. अब ये तो जो उसके एक्सपेंडिचर के बारे में जो एक प्रोसेस है जो कि वो नया एसेट ख़रीदने के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए या नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो डिसीजन वो लेता है, उस सारे प्रोसेस को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कि वो अपना जो एक्सपेंडिचर है उसका वो डिसीजन लेने जा रहा है और आगे जो एसेट वो परचेज़ कर रहा है उसकी पोटेंशियल आउटपुट भी वो देखेगा और उसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला करेगा जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम उससे हासिल होएगी। आज व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग? Some of the most important prerequisites of capital budgeting of any organization are as follows: determining capital expenditures, determining the planning periods, selecting decision rules, collecting data, growth of the organization, risks, irreversibility of investment decisions। तो कैपिटल बजटिंग से पहले जो हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कैपिटल बजटिंग की बुनियाद बनेंगी। अगर आपने कैपिटल बजटिंग किसी फर्म में करनी है तो उसको ये वाली चीज़ें पहले इनको देखना होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर है फैसला अगर उसने इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है
तो उनसे पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिडर करनी होंगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? Selecting the most profitable investment is the main objective of capital budgeting। यानी जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेड आउटकम जो हैं, क्या वो उस एसेट की, उस कैपिटल की प्राइस से, परचेजिंग प्राइस से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर कम है तो लॉस है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पज़ है कैपिटल बजटिंग का, वो यही है कि प्रॉफिटेबल जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो होना चाहिए। However, controlling capital cost is also an important objective. Forecasting capital expenditures requirements and budgeting for it, and ensuring no investment opportunities are lost is the crux of budgeting. 6 steps of capital budgeting process. इसमें पहले जो है to identify the investment opportunities, gathering of the investment proposals, decision making process in capital budgeting, capital budget preparations and appropriations, implementation or review of performance. The capital budgeting process involves 4 steps. Capital project idea. The first step is to get or generate project ideas. Evaluate each project proposal for profitability. Prioritize profitable projects based on the firm-wide project, feedback and evaluation. Some methods of capital budgeting companies use to determine which project to pursue include throughput analysis, net present value, internal rate of return, discounted cash flow, and payback period. A firm may adopt 3 types of capital budgeting decisions: mutually exclusive project, accept reject decision or acceptance rule, capital rationing decision। अब ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, degree of faith the executives have in long run planning. What is the difference between IRR यानी internal rate of return and net present value? The internal rate of return calculates the percentage rate of return at which those same cash flows will result in a net present value of 0. The net present value method results in a dollar value that a project will produce, while internal rate of return generates the percentage return that the project is expected to create। यानी internal rate of return वो expected income है जो उस कैपिटल की जो एज है, expected जो एज उसकी है, उससे जो इनकम हासिल होनी है उसको आप कहते हैं, उसकी परसेंटेज जो है दैट इज़ IRR। और IRR को बराबर होना चाहिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसके बराबर। और इसी तरीके से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जो इनकम हासिल होती है, एक्सपेक्टेड इनकम जो है जो हासिल होगी, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको हम देखते हैं, और फिर उसकी जो सप्लाई प्राइस है कैपिटल की उसको देखते हैं, उन दोनों को इक्वल करना होता है, तो फिर डिसीजन होता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज जो कि उस एसेट से आपको हासिल होनी है।
और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ये एक्सपेक्टेड जो आपकी इनकम है सारे सालों में, जितने भी उसकी एक्सपेक्टेड एज है उस एसेट की, उन सब की जो एक्सपेक्टेड इनकम है फ्यूचर में जो भी मिलेगी उसकी आज जो वैल्यू है, अभी जो वैल्यू है उसकी, वो उसको आपने कैलकुलेट करना है। नेट प्रेजेंट, बिकॉज द NPV net present value method uses a reinvestment rate close to its current cost of capital. The reinvestment assumptions of the NPV method are more realistic than those associated with the IRR method. In conclusion, NPV is a better method for evaluating mutually exclusive projects than the IRR method. अब ये क्यों बेहतर है, इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट क्या है? What is the conflict between IRR and NPV? When you are analyzing a single conventional project, both NPV and IRR will provide you the same indicator about whether to accept the project or not. However, when comparing two projects, the NPV and IRR may provide a conflicting results. It may be so that one project has higher NPV while the other has a higher IRR. This is conflict कि अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो उनकी सेम इंडिकेशन देंगी वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं, और अगर दो डिफरेंट आपने जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी आप वैल्यू निकालेंगे तो एक में कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हो सकते हैं, और मे बी के एक प्रोजेक्ट जो है उसमें NPV वैल्यू हायर हो और दूसरे में जो है IRR वैल्यू हायर हो सकती है। जी एक दफ़ा फिर कंसेप्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। Capital budgeting or capital expenditure management is concerned with planning and control of capital expenditure. Budgeting of capital expenditure is an important factor in the management of a business. The term capital budgeting refers to a long-term planning for proposed capital outlays and their financing. ज़ाहिर है किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आपने लेना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी एक्सपेंडिचर, उससे जो इनकम जनरेट होनी है और उसकी फाइनेंसिंग के तमाम मामला जो हैं ये कैपिटल बजटिंग में आते हैं। इट इन्वॉल्व बोथ रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स एज वेल एज देयर यूटिलाइजेशन। तो ये लॉन्ग टर्म जो है फंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे जनरेट होंगे और उनका लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन। इट मे बी thus be defined as the firm's formal process for the acquisition and investment of capital. तो एक्विजिशन उसका जो हसूल है फंडिंग का, और फिर जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है उस सारे फॉर्मल प्रोसेस को जो है आप कैपिटल बजटिंग कहते हैं। It is the decision making process by which the firms evaluate the purchase of a major fixed asset. It involves the firm's decision to invest in its current funds for addition, disposition, modification and replacement of long-term fixed asset. तो ये फर्म ने डिसीजन करना होता है कि जो उसके पास करंट फंड्स हैं उसने नए एसेट्स लेने हैं, रिप्लेसमेंट करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, जो फिक्स एसेट उसके पास हैं तो उनका डिसीजन इसने लेना होता है। डिसीजन इन दिस एरिया शुड बी बेस्ड ऑन केयरफुली डिटरमिन रेट ऑफ रिटर्न अप्रेजल्स, यानी IRR की बात हो रही है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, जो वापसी उसकी रेवेन्यू है वो कितना उससे जनरेट होएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, एंड कैपिटल बजटिंग इज़ अ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू जो उस एसेट से हासिल होगा और मार्जिनल कॉस्ट जो उस पर आप खर्च कर रहे हैं उस नए एसेट के ऊपर जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। Marginal revenue represents the percentage rate of return on investment, while marginal cost is the cost of capital to the business. The following definitions give a clear meaning of the term capital budgeting. अब इनमें से कोई भी जो आसान डेफिनेशन लग रही है आपको आप कर सकते हैं।
जैसे पहली डेफिनेशन है, कैपिटल बजटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेस. Capital budgeting refers to the total process of generating, evaluating, selecting and following up on capital expenditure alternatives. Capital budgeting generally refers to acquiring inputs with long run returns. तो आपने इनपुट या एसेट्स ले खरीदने होते हैं जिसको आपको लॉन्ग रन में जो है आपको रिटर्न मिलना है, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग. तो कैपिटल बजटिंग वही जो मैंने शुरू में बताया कि आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है. आपके पास जो फंड्स हैं कि आपने उनको इन्वेस्ट करना है, और आपने इन्वेस्ट इस तरह से करना है कि आपने जो उसकी एसेट की जो परचेजिंग प्राइस है उसको आपने जहन में रखना है. आपने जो है जो उससे परसेंटेज रिटर्न हर साल मिलेगा वो आपने जहन में बिठाना है. उसके बाद जो एक्सपेक्टेड इनकम है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें, वो देखें. नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है अगर उसकी सप्लाई प्राइस से जो है वो ज़्यादा है तो फिर आप जो है ज़रूर फर्म इन्वेस्टमेंट करेगी, और अगर कम है तो फिर लॉस होगा, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यानी आपने फ़ंड आज खर्च करने हैं, और जो आपको रिटर्न जो मिलना है यानी आपने एसेट अभी परचेज़ करना है, अभी आपने खर्च करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, और लॉन्ग टर्म में आपको उससे इनकम मिलनी है. तो लॉन्ग टर्म की जो एक्सपेक्टेड इनकम है उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है. ये सारा प्रोसेस है. और एक और डेफिनेशन, फर्म्स फॉर्मल प्रोसेस फॉर द एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल. Capital budgeting involves the planning of expenditure for assets, the return from which will be realized in future time periods. यानी आपने एक्सपेंडिचर करना है आपने एसेट के ऊपर, और उससे रिटर्न जो मिलना है आपको वो फ्यूचर में मिलना है. What are the needs of capital budgeting? Capital budgeting is indispensable for establishing a return and running industrial organization. In modern times, a large amount is needed to set up a plant which will have to be raised from the financial market. If the outcome from the investment is not sufficient, then the firm incur losses. While for spending a large amount for a project, the management will have to make a proper study of its future profitability. यानी वो सारी चीज़ें, उसकी फ्यूचर इनकम, उसकी मौजूदा प्राइस, ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैनेजमेंट है उसको देखनी होती हैं. उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है. Capital budgeting is essential in order to secure adequate return from investment. For this purpose, higher operating expenses are to be reduced and idleness of the machinery should be avoided. The level and planning period of investment should be done carefully through capital budgeting. There arises long-term nature of fund commitment when capital expenditure is incurred on a project. Different investment proposals have varying degree of risks and uncertainties. When a huge investment is made, it cannot be transferred and the investment sinks. All these uncertainties can be avoided if a realistic capital budgeting is made. Capital budgeting decisions are quite vital for the reputation of the management. Apart from this, the decision regarding choice of capital projects, addition to the stock of capital, replacement of worn out capital, volume and timing of investment are very essential for capital budgeting. Thus, capital budgeting is one of the areas of managerial decision making. तो ज़ाहिर है ये मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है कि उसने फर्म को डुबो भी देना है, उसको लॉस में भी लेके जा सकती है, प्रॉफिट में भी. तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए. Before we proceed to discuss the major aspects of capital budget, the information regarding the prerequisites of capital budgeting are necessary for the preparation of a capital budget. What are the capital expenditures? कुछ टर्म्स हैं ये डिफाइन कर लेते हैं पहले. और
इन्वेस्टमेंट ऑन द मशीनरी इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो आपने मशीनरी परचेज़ करनी है, जो आप फिक्स एसेट जो हैं वो परचेज़ करने जा रहे हैं, उस पे जो आप अखराजात करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। द कैपेसिटी ऑफ द मशीनरी डिपेंड्स upon the probable sales of different sizes. If the firm is small, there is centralization. The capital budgeting is prepared straight away. If it is large company, there is decentralization. जाहिर है अगर वो स्मॉल फर्म है तो एक आध जो भी मैनेजमेंट में आदमी है, जो मैनेजर है, इकोनॉमिक मैनेजर, वो डिसीजन लेगा। लेकिन अगर वो बहुत बड़ी फर्म है तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, ज़ाहिर है हर डिपार्टमेंट अपना काम करेगा और कुछ जो हैं उसकी सप्लाई प्राइस के ऊपर काम कर रहे होंगे, कुछ उसकी एक्सपेक्टेड इनकम, IRR, NPV, टाइम पीरियड्स और उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। The capital budgeting is prepared department wise and then a consolidated budget for the entire company is prepared. तो बजट जो है वो हर जो ड्यूटीज़ हैं उसकी वो क्लासिफाइड हो जाती हैं, हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट होती है डिसीजन की। Capital expenditure budget is a type of functional budget. It is the firm's formal plan for the expenditure of money for the purchase of fixed asset. तो जो फिक्स एसेट आप परचेज करने जा रहे हैं उसके ऊपर जो आपने मनी खर्च करनी है, जो परचेजिंग प्राइस उसकी है, उसको आप कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट प्रोवाइड्स द गाइडेंस एज टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। Broadly speaking, the items which are included in capital budgets are expenditure of new capital equipment or creation of long-term assets by a new firm, expenditures on expansion or diversification of assets in addition to the existing capital stock, expenditures on replacement of depreciated capital, expenditures on advertisement which bears fruits over time, and expenditures on research, development and innovation. These are all ये सारे जो हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आते हैं, जो कि फ्यूचर जो इनकम है उसको वो इफ़ेक्ट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स आर एज फॉलोज। It determines the capital project on which work can be started during the budget period after taking into account their urgency and the expected rate of return on each project. It estimates the expenditure that would have to be incurred on capital project approved by the management together with the source or sources from which the required funds would be obtained. It restricts the capital expenditure on project within authorized limits. There are two types of capital expenditure budgets: short run capital budget, short range, and long range. The short range capital budget relate to the estimated amount to be spent in the coming year. Budget is prepared to spend a fixed amount. This method does not deal with the individual projects. The management take a decision based upon profit potential of the proposed projects. This kind of budget is necessary for the management device of planning and control. The long run capital budget involves analytical calculations of the estimates of projected amounts. One version of the approach is to use a % of sales growth for the expansion investment and a % of continuing sales volume for replacement or reinvestment. These are short range and long range. The types of capital expenditures: capital expenditure for the progress and the improvement of the business. These expenditures are incurred on new plants and buildings. Capital expenditure for normal operations of the business. Such expenditures are incurred on replacing old machines by new ones, on new plant
layout and on establishing new office and the like. Capital expenditures on publicity, advertisement, exploration of new markets. Capital expenditure on various types of research, different, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसको ये different types के capital expenditures हैं. Process क्या है capital budgeting का? It may involve a number of steps depending upon the size of the concern, nature of the project, their numbers, complexities and diversities. तो जैसा प्रोजेक्ट होगा कि वो शॉर्ट रेंज का है या लॉन्ग रेंज का है, उसी तरह से इसके वो जो स्टेप्स हैं इस पर डिपेंड करते हैं. द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस आर द फॉलोइंग. प्रोजेक्ट जनरेशन. कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज में बी ऑफ टू टाइप्स. प्रपोजल फॉर एक्सपेंडिंग द रेवेन्यूज एंड प्रपोजल फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट. और ये दोनों जो हैं ज़ाहिर है ये प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं. अगर आप रेवेन्यू ज़्यादा करते हैं उससे भी आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, और अगर कॉस्ट कम करते हैं उससे भी प्रॉफिट बढ़ेंगे. अंडर द फर्स्ट कैटेगरी, प्रपोजल टू ऐड न्यू प्रोडक्ट्स एंड टू एक्सपेंड द कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग लाइंस में बी इंक्लूडेड. अंडर द सेकंड कैटेगरी, जिसमें आप कॉस्ट कम कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट प्रपोजल्स आर इंक्लूडेड. सच प्रपोजल्स आर डिजाइन्ड टू ब्रिंग सेविंग्स इन कॉस्ट. तो एक में रेवेन्यू आप बढ़ा रहे हैं जिसको आप ज़ाहिर है क्वांटिटी प्रोडक्शन ज़्यादा करके कर सकते हैं, और दूसरे में आप कॉस्ट कम कर रहे हैं, तो मे बी कि आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट की तरफ जाएं और कॉस्ट कम करें, सेव करें कॉस्ट. अ गुड जी. दूसरा है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. It involves estimating the cost and benefit in terms of cash flows and selecting an appropriate criteria for judging and desirability of the projects. तीसरा स्टेप जो है वो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन. दिस स्टेप इज रिलेटेड टू द स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स. और चौथा है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. When capital expenditure proposed are finally selected, funds are allocated for them. It is the duty of the top management to ensure that funds are spent in accordance with the allocation made in the capital budget. Last, follow-up. A system of following up the results of completed projects should be established. There are some issues involved in capital budgeting. तो ये प्रोसेस जो हैं ये आपके पास जो कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस हैं, प्रोजेक्ट जनरेशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड फॉलो अप. तो देन देर आर सम इश्यूज इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग, दैट इज प्लानिंग पीरियड, वो कितना होगा, डिसीजन रूल, क्या क्राइटेरिया आप सेट करेंगे, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा यानी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट, पीरियड ऑफ फ्रूएशन, मैच्योरिटी एंड ओवरऑल longevity of alternative projects, market rate of interest, degree of uncertainty. और उसके बाद चौथा इसमें जो इशू हो सकता है वो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट. मेन पर्पस हमने इसके देख लिए. देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट. दे आर शॉर्ट टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट. शॉर्ट टर्म कैपिटल मैनेजमेंट. In the short term capital management, a business manager is concerned with managing working capital and fixed capital for operational efficiency, whereas in the long run he is much more concerned with managing the capital structure of the enterprise for growth. अब ये जो working capital है, what is working capital? Working capital refers to the investment by a company in short-term assets such as cash, marketable securities, accounts, receivables and inventories. Management of working capital therefore includes management of all current assets and current liabilities. So this is about जो है working capital.
Excess of current assets over current liabilities provide the net working capital. Working capital is purely a tool for financial analysis in the hands of the management accountant, who can assess the liquid position of the enterprise for the present as well as for the near future as compared to the near past. It is also called circulating capital or operating capital. So these are the other names of working capital, that is circulating capital or operating capital. There are two concepts of working capital, that is gross working capital and net working capital. And the amount of funds required for production of goods and services to satisfy the demand, it is called gross working capital. And net working capital is the difference between current assets and current liabilities, and this is all about the main sources of working capital are two types, and they are internal sources and external sources. Internal sources of working capital requirements can be met from four sources, and they are financing from account, receivables either through outright sale of such receivables or borrowing on them by offering as securities, financing from inventories, depreciation is also a source of working capital, and tax liabilities. Management of fixed assets. Fixed assets assume desirable shape and form part of the working apparatus of the enterprise. They are having three categories: tangible assets or physical assets, intangible, and fixed security investment. External sources include long-term borrowings from banks and financial institutions, issues of debentures or term deposits from public. For managing the fixed capital, an economist has to keep help of financial analyst who prepares fund flow statements showing sources and uses for the funds for the short period analysis. Ratio analysis is also used for the managing fixed capital. Long-term capital management. Capital structure of a firm is comprised of owners' money and non-owners' money. Or a business manager may require the following information for determining the capital structure of a firm. उसको ये पता होना चाहिए total amount of total assets to be employed, the time limit by which various financial requirements may materialize, the position of sources of funds acquired assets. Objective of working capital management. It covers not only the management of current assets in tune with the attitude of management toward risks and arriving at a satisfactory level of current assets and balance the liquidity and profitability criteria, but also the management of financing the chosen level of current assets, once again taking into consideration the attitude of the management towards risk. Criteria for evaluating working capital. The following criteria may be adopted for evaluating the working capital management, that is liquidity, flow of cash, turnover the inventories, credit extended to customers, credit received from suppliers. Now the optimal capital budget. What is the optimal? अच्छा, हम पहले पढ़ चुके हैं IRR, और उसके बाद हमने ERR एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो जब या MC एंड मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिन रेवेन्यू ऑफ कैपिटल, तो जब जो है
वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो उस वक़्त जो है जो स्टॉक होता है कैपिटल का, दैट इज़ ऑप्टिमल स्टॉक। और ऑप्टिमल कैपिटल बजट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल एट विच द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल द रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो अगर जो आप कॉस्ट कर रहे हैं, यानी ये कैपिटल की वो ये वाली कैपिटल स्टॉक की वो वाली ये वाली पॉइंट है जहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इक्वल हो जाते हैं। यानी अगर आप मार्केट में देखें तो इंटरेस्ट रेट जो कमाया जा सकता है दैट इज़ एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न, और जो आपको उस एसेट से हासिल हो सकता है दैट इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अगर इक्वल हो जाते हैं आपस में, या मार्जिन कॉस्ट जो उस पे उस एसेट पे है और जो उस एसेट से मार्जिन रेवेन्यू हासिल हो रहा है, अगर वो बराबर हो जाता है तो दैट विल बी द वो जो कैपिटल स्टॉक का जो पॉइंट है या कैपिटल बजटिंग का पॉइंट है, उसको आप ऑप्टिमल कहते हैं। तो वंस अगेन अब इसके डेफिनेशन को देखें। द ऑप्टिमल कैपिटल बजट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल एट विच the marginal cost of capital equals the marginal revenue return from investing। जो रिटर्न है मार्जिनल कैप कॉस्ट और मार्जिनल रिटर्न, the optimal capital budget is the amount of capital raised and invested at which, यानी वो वाला आपका ऑप्टिमल कैपिटल बजट वो वाला ऑप्टिमल होगा जो कि आप रेज करते हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं उस एसेट के ऊपर जिसका मार्जिनल कॉस्ट और जिसका मार्जिन रिटर्न इक्वल है, या जिसका IRR और ERR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म ऑपरेट्स एट द पॉइंट वेयर मार्जिन रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिन कॉस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। In terms of the capital budgeting process, this implies that the marginal rate of return earned on the last acceptable investment project is just equals to the firm's relevant marginal cost of capital. What is optimal budgeting in economics? The optimal capital budgeting is the funding level required to underwrite a value maximizing level of new investment opportunity schedule. It shows the pattern of return for all the firm's potential investment project. This is investment and this is marginal cost of capital. Marginal cost of capital जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती है तो मार्जिन कॉस्ट जो है कैपिटल के ऊपर और जो रिटर्न है उसके ऊपर वो गिरता रहता है और मार्जिन कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। अब मार्जिन कॉस्ट का बढ़ना जो है उसकी सप्लाई प्राइस जो है जब उसकी डिमांड बढ़ती है किसी भी कैपिटल की, तो जब फर्म्स डिमांड करती हैं इनपुट की या फिक्स कैपिटल की, जब आप डिमांड करती हैं तो उस वजह से उसकी सप्लाई पर प्राइस बढ़ती है, जिसकी वजह से उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है ये सप्लाई प्राइस जो है उसकी ये ऊपर जा रही है। एक ख़ास पॉइंट तक तो वो अवेलेबल होती है, लेकिन जैसे 10 जो है % जो हैं लेट के दिस 10% shows that from 0 to 8 8 लाख जो हैं डॉलर, यहाँ तक जो है आपको जो फिक्स एसेट था वो उसी प्राइस के ऊपर अवेलेबल था। लेकिन जब इसके बाद डिमांड बढ़ेगी तो जो स्टॉक है जब वो ख़त्म हो गया तो फर्म्स जो हैं उनको वो एसेट तैयार करने के लिए ओवर टाइम लगाना पड़ा, तो उनके जो कॉस्ट हैं वो बढ़ेंगे। ज़ाहिर है फर्म्स जब जो हैं जब मशीनरी वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, ओवर टाइम लगेगा, तो उसकी वेयर एंड टेयर उसके अंदर होगा और जो लेबर जो वो हायर करेंगे
उनको ज़्यादा पैसे दे के उनकी जो है लेयर को वो परचेज़ करेंगे। तो इस वजह से जो है ख़ास पॉइंट तक तो आपको जो है वो उसी प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो है उस फिक्स एसेट को परचेज़ करने के लिए आपको पहले से ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो जब मार्जिनल कॉस्ट जो है कैपिटल की ज़्यादा होएगी तो मार्जिनल रिटर्न जो है उसका वो कम हो जाएगा। दिस इज़ IRR। ये देखें, अब ये देखें ये ख़ास पॉइंट वही जो 8 लाख था डॉलर तक, वहाँ तक तो ये फिक्स रहा, उसके बाद ये ऊपर गिरना जाना शुरू हो गया। और उसके बाद देखें जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है ज़ाहिर है तो जो जब सेचुरेशन होती जाती है मार्केट के अंदर किसी भी बिज़नेस में, तो फिर ये होता है कि जो रिटर्न होता है वो कम हो जाता है। तो जहाँ पे आपके IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल इन परसेंटेज वो इक्वल हो जाती है, वहाँ पे जो है उसको आप कहेंगे जनाब दिस इज़ ऑप्टिमल स्टॉक ऑफ कैपिटल। What is marginal cost of capital is the extra financing cost necessary to fund an additional investment project expressed on a percentage basis. तो ये आप इसको बुक से देख लेंगे, मैं इसलिए इसको आगे जा रहा हूँ कि ये देखें दिस इज़ व्हेन IRR is equal to MCC. All profitable investment projects have likewise been accepted. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में जो है वो है कैश फ्लो एस्टिमेशन। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हैं जो आपने बिज़नेस की बुक्स पढ़ी हैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी। तो कैश फ्लो जो है स्टेटमेंट से हट के हम यहाँ पे इस पर फोकस करते हैं जो कि आपके टॉपिक भी है कैश फ्लो एस्टिमेशन। अब सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज़ कैश फ्लो या फ्लो कैश? Cash flow is the net amount of cash and cash equivalents being transferred into and out of a business। यानी इसमें इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होना है, तो दोनों को आप जो है नेट अमाउंट है ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल a company's ability to create value for shareholders is determined by its ability to generate positive cash flow or more specifically maximize long term free cash flow FCF। अब estimation इसकी क्या है? Cash flow estimates are used to determine the economic viability of long term investment। The cash flow of project are estimated using discounted and non discounted cash flow methods। How do you calculate estimated cash flows? अब ये कुछ फार्मूलाज हैं एस्टिमेटेड कैश फ्लो के फार्मूला। फ्री कैश फ्लो नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारा कुछ हम पढ़ के आए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है? अब operating income plus depreciation minus taxes plus change in working capital and cash flow forecast। beginning cash plus project inflows minus project outflows is equal to ending cash। Why is cash flow estimation important in capital budgeting? Cash flow estimation is an integral part of the valuation and capital budgeting process। Cash flow estimation is a necessary step for assessing investment decisions of any kind। Project cash flow considers all kind of inflows of cash। What is cash flow statement? The cash flow statement portrays how a company has spent its cash। It is often used in tandem with the other two key reports, the profit and loss and the balance sheet।
and the third component of a country's financial statement. These are cash statements, cash flow statements. For example, let's imagine you start a business with $1,000. With your $1,000, you buy a box of ingredient and bake cakes. You sell all the cakes to a customer for $5,000. The customer asks if he can purchase the cakes on credit, meaning he will pay for the cake at the end of the month. You agree. Let's determine your cash position in this scenario. अब आपने कितना जो है वो खर्च किया है, आपके पास कितना कैश था और कितना आपने उसके ऊपर खर्च किया है। तो सबसे पहले आपके रेवेन्यूज़, चूँकि आपने चीज़ $1000 की ली है, 5000 की बेची है आपने, तो आपके रेवेन्यू जो है वो 5000। अंडर अकाउंटिंग रूल्स रेवेन्यू इज recognized when it is earned, not when it is received. Therefore, since you have made the sale to your customer, the sales must be recognized as revenue received. तो आप रेवेन्यूज़ को जो है इंक्लूड करेंगे 5000। प्रॉफिट आपका 4000 है। You spent $1000 on the cake and sold them at $5000. This leaves you with a profit of 4000. Cash. Even though you have earned $5000 in revenue and 4000 in profit, you have zero cash. So this is आपकी जो कैश फ्लो जो रिपोर्ट है वो बताती है कि आपके रेवेन्यूज़ कितने हैं और आप जो हैं प्रॉफिट कितना है और कैश कितना है। What is the procedure of cash flow estimation in capital budgeting? Cash flow indicates a cash outflow and cash inflow. यानी कैश फ्लो में आप जो है इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होगा। It is necessary to estimate the cash flow in the process of analyzing investment proposal. While analyzing the cash flow, it is also necessary to estimate the cash outflow as well as cash inflow. ज़ाहिर है आपको कंपनी के जो हैं जब कैश को आपको देखना पड़ेगा तो ये होगा कि कैश कितना आउटफ्लो हुआ है और कितना इनफ्लो हुआ है और नेट क्या है। Estimation of the net cash flow is an investment project should cover the following procedure. Step 1. Determination of net investment or net cash outlay or initial cash outlay. Initial investment or startup cost or net cash outflows at present cost. It refers to the sum of all cash outflows and cash inflows occurring at zero time period. Net investment refers to the amount of which will be required for the acquisition of fixed asset. ज़ाहिर है जो आप फिक्स एसेट पे आप करेंगे इन्वेस्टमेंट और आपको जो वो हासिल होगा फिक्स एसेट वो आपकी नेट होगी इन्वेस्टमेंट। Thus, initial investment of a new fixed asset or project comprises cost, pre-installation charges, custom duty. Determination of net investment is in replacement cases is different than investment of new proposal. The following factors also affect the determination of net investment of a replacement proposal. The various factors are as follows. जैसे आप book salvage values, cost of assets minus accumulated depreciation, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि what is salvage value, which is estimated to be realized on account of the sales of assets at the end of its useful life. To calculate the amount of depreciation, it is deducted from the cost of assets. Salvage value is also known as residual value. तो salvage value जो है remaining value of the fixed assets after charging depreciation is known as book salvage value. और book salvage value ये है कि जो एसेट है आपके पास उसकी depreciation जो आप उससे निकालेंगे तो बाकी आपके पास जो है वो उसकी book salvage value। एक है cash salvage value
एक्चुअल सेल वैल्यू ऑफ रिमेनिंग एसेट इज नोन एज कैश सैलवेज वैल्यू। उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट, ये भी इसमें आएंगी जब आप जो है एस्टिमेशन करेंगे फ्लो कैपिटल की। दिस इज़ अबाउट वर्किंग कैपिटल, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है उसमें अब कैश आउटफ्लो यानी नेगेटिव, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और ये पॉजिटिव। कैश इनफ्लोज में आएगा इज इक्वल टू कैश इनफ्लोज, और ये पॉजिटिव होगा जब आप इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद जो है अब आपने जो है जो आपका सिलेबस है जो कि एमकॉम का सिलेबस जो है अगर उसको देखें तो दिस इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये है कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपको करना है प्री रिक्विजिट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड डिसीजंस। तो हमने इसको कैपिटल बजटिंग पढ़ा है, हमने इसको पढ़ लिया है कि इन्वेस्टमेंट लेने के लिए करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कौन से क्राइटेरिया हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप डिसीजन कैसे करते हो, यानी जो हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मार्जिन रिटर्न ऑफ कैपिटल, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात की है। ये सारी वे जो डाटा जो लिया जाता है इसका, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए लिया जाता है। फिर हमने कैश फ्लो एस्टिमेशन की बात की है कि वो हम जो फर्म के पास कैश जो होता है, जो इनफ्लो आउटफ्लो जो एक्सपेंडिचर जो होते हैं, और उसके बाद हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो कि हमें एसेट से जो हमें परसेंटेज रिटर्न मिलता है हर साल, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्राइटेरियन, वो हमने कहा है कि अगर इसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन परसेंटेज, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर ऑप्टिमल कैपिटल बजट हमने पढ़ा है कि अगर जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इक्वल हो जाते हैं, तो उस वक्त जो आप आपने कैपिटल खर्च किया होता है, जो कैपिटल आपने एक्सपेंडिचर किया होता है, दैट इज़ ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक होता है और ऑप्टिमल कैपिटल बजट होता है। तो ये वाला जो है हिस्सा ये वाला रह गया था, ये आपका कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये आपका पूरा हो गया। इसको आपको देखना चाहिए कि एक फर्म जो है वो कैपिटल बजटिंग क्यों करती है, उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, यानी जब आपने डिसीजन लेना है कैपिटल बजटिंग करनी है, उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी, कौन सा एनालिसिस करना पड़ेगा, तो ये प्री रिक्विजिट्स में आएगा। फिर आप आगे जब वो कैपिटल बजटिंग है तो ज़ाहिर है आप नई इन्वेस्टमेंट जो है या नया फिक्स का एसेट जो आप परचेज करने जा रहे हैं, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे लेते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू जो है, कौन कौन सा डाटा जो है आपको चाहिए होता है। जैसे हमने बात की है, हमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल रिटर्न ऑफ कैपिटल चाहिए, हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, उसके बाद हमें सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल चाहिए, यानी जो उसकी परचेजिंग प्राइस है वो क्या है, किस प्राइस पे आप परचेज कर रहे हो वो चाहिए। उसके बाद फिर हमने बात की है कि जब वो हम स्टॉक फर्म्स खरीदती रहती हैं तो स्टॉक में इजाफा होता जाता है, तो स्टॉक में इजाफा होने के साथ साथ जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज़ करती जाती है और जो मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न है वो डिक्रीज़ करता जाता है। और जहाँ पे आके दोनों की क्वालिटी होती है, वहाँ पे जो हमने ग्राफ भी देखा है, जहाँ पे वो इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं कि इट इज़ ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक या ऑप्टिमल कैपिटल बजटिंग। तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज़ ऑन पेज 14, तो इसको हमने कवर कर लिया है। उसके बाद मार्केट्स और उसके बाद मार्केट्स और डिमांड को इंशाल्लाह हम लेक्चर जो है उसमें करेंगे।
डिमांड जिसमें लीनियर और लॉग लीनियर डिमांड एस्टिमेशन जो उसके बाद भी इंशाल्लाह होगी। तो लास्ट जो इसकी तकसीम हो इस तरह से होगी इंशाल्लाह कि 2 लेक्चर जो है ना 4 लेक्चर आपके होंगे जो कि सब्जेक्टिव टाइप पे होएगा, और 2 लेक्चर आपके जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होंगे, या ऑलमोस्ट हम 3 लेक्चर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर करेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपके पेपर्स का। तो वो अगर आपको आ जाता है तो फिर उसमें आपको बड़ी आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।